मैं हूं कुलदीप चौधरी। आज हम टॉपिक की बात करें हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। इसके अंदर हाइपरटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। हाइपरटेंशन की बात करें तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है अपना वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg होता है। लेकिन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी की क्या डेफिनेशन होगी? किसको बोलेंगे हाइपरटेंशन? जब बीपी कितना हो जाए? मोर देन और इक्वल 140/90 mm ऑफ Hg, विच इज मेजर्ड ऑन 2 ओकेजन, जो कि 2 बार मेजर किया गया हो एट 4 हावरली अपार्ट, 4 घंटे के अंतराल पे, है ना। इसके अंदर क्या करेंगे कि हम बीपी को 2 बार मेजर करेंगे। 2 टाइम्स हम बीपी मेजर करेंगे फीमेल की। अगर उस दौरान उस फीमेल की बीपी मोर देन और इक्वल 140/90 mm Hg मिलती है 4 हावर अपार्ट, है ना, 4 घंटे के अंतराल के ऊपर हम 2 बार बीपी मेजर करेंगे। और उस बीपी मेजर करने पे अगर हमें उस फीमेल की बीपी मोर देन और इक्वल 140/90 mm Hg देखने को मिले तो उसको कहेंगे हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। यानी कि या तो 140/90 mm Hg या फिर इससे अधिक देखने को मिले 2 बार 4 घंटे के अंतराल पर, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। बात करें PIH की, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की, तो इसके अंदर 2 कंडीशन होती हैं। कौन सी? एक तो होती है क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, एक होती है PIH, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। सबसे पहले बात करें क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी की, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो फीमेल होती है, जो मदर होती है, उसको प्रेग्नेंट होने से पहले ही हाइपरटेंशन होता है, उसको पहले से ही बीपी बढ़ी हुई मिलती है। लेकिन अगर एक ऐसी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर कंसीव कर लेती है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। यानी कि एक पहले से ही हाइपरटेंसिव फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर कंसीव कर लेती है, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। डेफिनेशन देखें तो व्हेन ए हाइपरटेंसिव फीमेल, क्या लिखा है? हाइपरटेंसिव फीमेल, उसको पहले से ही बीपी बढ़ा हुआ मिले और वह क्या कर ले? हैज कंसीव्ड, प्रेग्नेंट हो जाए वो, उसको बोलते हैं अपन क्या? क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो इसके अंदर जो फीमेल होती है उसको प्रेगनेंसी से पहले ही हाइपरटेंशन होती है। लेकिन PIH की बात करें तो PIH की फुल फॉर्म है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। फुल फॉर्म से पता चल रहा है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी के कारण इंड्यूस हो रही है, प्रेगनेंसी के कारण हाइपरटेंशन हो रही फीमेल को, है ना। तो इसके अंदर PIH जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन ए नॉर्मल फीमेल, कैसे फीमेल? नॉर्मल फीमेल, ऐसी फीमेल जिसको हाइपरटेंशन नहीं हो पहले से। क्रॉनिक हाइपरटेंशन के अंदर तो क्या देखने को मिलता है कि उस फीमेल को पहले से ही हाइपरटेंशन होता है, पहले से ही उस मदर का जो बीपी होता है वो इंक्रीज रहता है। लेकिन PIH के अंदर जो फीमेल, जो मदर होती है, जो प्रेग्नेंट कंसीव करती है, उसका जो बीपी होता है वो नॉर्मल होता है। तो व्हेन ए नॉर्मल फीमेल हैज प्रेग्नेंट बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू सम प्लेसेंटल कॉज, कुछ प्लेसेंटा के कॉज के कारण, और ये कब देखने को मिलते हैं प्लेसेंटल कॉज? एट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी सी डेवलप इंक्रीज्ड बीपी, है ना। तो इसके अंदर PIH होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो मदर होती है वो पहले हेल्थी होती है, उसको हाइपरटेंशन नहीं होता प्रेगनेंसी से पहले। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्लेसेंटल कोज के कारण, और ये प्लेसेंटल कोज कब? 20 वीक पे उसको क्या हो जाता है? बीपी इंक्रीज हो जाता है, उसको हाइपरटेंशन हो जाता है, उसको बोलते हैं PIH। तो PIH जो होता है वो कब देखने को मिलता है? 20 वीक पे देखने को मिलता है। 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले PIH नहीं देखने को मिलता। अगर PIH 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले देखने को मिले तो 2 कंडीशन होते हैं।
उस फीमेल के अंदर, उस मदर के अंदर दो डिसऑर्डर होते हैं, उन्हीं दो कंडीशन के अंदर जो पीआईएच होता है वो 20 वीक से पहले देखने को मिलता है, लेकिन जो नॉर्मली होता है वो पीआईएच 20 वीक के बाद में देखने को मिलता है। और ये हाइपरटेंशन इस फीमेल के अंदर, पीआईएच के अंदर किस कारण से होती है? प्लेसेंटल कोज के कारण है। कुछ प्लेसेंटल कोज के कारण हाइपरटेंशन होती है 20 वीक पे। तो मैंने बताया कि पीआईएच नॉर्मली 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में देखने को मिलता है। उससे पहले देखने को मिले तो उस फीमेल के अंदर दो डिसऑर्डर होंगे, या तो उसको क्या है, एक्यूट पॉलीहाइड्रा एमनियोज है, या फिर उसको हाइडेटिफॉर्म मोल है, जिसको हम मोलार प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। इन दो कंडीशन के अंदर पीआईएच 20 वीक से पहले देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो पीआईएच की एक तो ये डेफिनेशन हो गई। पीआईएच की सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो इसकी जो सेकंड डेफिनेशन होती है वो होती है, अगर सिस्टोलिक बीपी 30 mmHg बढ़ी हुई मिले और जो डायस्टोलिक बीपी है वो 15 mmHg बढ़ी हुई मिले, किससे? पहले जो बीपी ली थी उस रीडिंग से, प्रीवियस रीडिंग ऑफ बीपी। इसके अंदर क्या करते हैं कि मदर की बीपी मेजर करते हैं, उसके कुछ देर बाद में हम वापस से उसको बीपी मेजर करते हैं। इस दौरान अगर उस फीमेल की या फिर मदर के अंदर अगर सिस्टोलिक बीपी तो 30 mmHg इंक्रीज देखने को मिले, बढ़ी हुई देखने को मिले पहले वाली बीपी की रीडिंग से, और डायस्टोलिक बीपी 15 mmHg इंक्रीज मिले, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पीआईएच। तो पीआईएच की दो डेफिनेशन होती हैं, एक तो ये होती है और एक यह होती है। और ये चीज याद रखना कि पीआईएच होता है वो 20 वीक या फिर 20 वीक के बाद में देखने को मिलता है, 20 वीक से पहले नहीं देखने को मिलता। और किस कारण से होता है पीआईएच? प्लेसेंटल कोज के कारण होता है। ये प्लेसेंटल कोज कौन से होते हैं? तो ये प्लेसेंटल कोज जो होते हैं, या तो क्या हो, फीमेल के अंदर साइज जो होती है स्मॉल प्लेसेंटा की वो स्मॉल हो, स्मॉल साइज ऑफ प्लेसेंटा हो, या फिर उसके अंदर लार्ज साइज ऑफ प्लेसेंटा हो, यानी कि उस मदर के अंदर जो प्लेसेंटा होता है उसकी साइज जो होती है या तो स्मॉल हो या फिर लार्ज हो। और जो लार्ज साइज ऑफ प्लेसेंटा होता है इसको हम प्लेसेंटोमेगाली बोलते हैं। अब देखो जो प्लेसेंटोमेगाली होता है, इसकी सुपरफिशियली बात बताऊं तो इसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है इसकी जो नॉर्मल साइज होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। प्लेसेंटा की जो साइज होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम साइज होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर प्लेसेंटा की साइज मोर देन 4 सेंटीमीटर हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटोमेगाली बोलते हैं, यानी कि लार्ज साइज ऑफ प्लेसेंटा। इन दो कंडीशन के कारण फीमेल के अंदर पीआईएस देखने को मिलता है। अब ये हो गया क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताऊं कि क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो जो क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी होती है इसके अंदर फीमेल को प्रेग्नेंट होने से पहले ही हाइपरटेंशन होता है, पहले से ही उसकी बीपी बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो इसके अंदर हिस्ट्री मिलेगी, हिस्ट्री ऑफ इंक्रीज्ड बीपी बिफोर प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेग्नेंट होने से पहले ही इसके अंदर बीपी इंक्रीज देखने को मिलेगी। जबकि पीआईएच के अंदर प्रेगनेंसी से पहले उसकी बीपी नॉर्मल देखने को मिलेगी। सेकेंड डिफरेंस की बात बताऊं तो जो क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी है इसके अंदर जो बीपी है वो कंप्लीट प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ी हुई मिलेगी, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इंक्रीज देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रेगनेंसी जो होती है इसके अंदर पहले से ही हाइपरटेंशन होती है उस फीमेल को। इसके अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक उस फीमेल के अंदर
उसकी बीपी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। लेकिन जो PIH होता है इसके अंदर उसकी बीपी मदर की कब बढ़ती है? 20 वीक के बाद में बढ़ती है, जबकि क्रॉनिक हाइपरटेंशन के अंदर 20 वीक से पहले भी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे इसके अलावा थर्ड बात बताऊं तो जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी है इसके अंदर डिलीवरी के 12 वीक बाद भी प्रेग्नेंट जो हाइपरटेंशन जो बीपी होती है वो नॉर्मल नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये प्रेगनेंसी के कारण नहीं हो रही हाइपरटेंशन, ये उस फीमेल को प्रेगनेंसी से पहले से ही है। इस कारण से प्रेगनेंसी का कोई भी रोल नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर प्रेगनेंसी होने से लेके और उसके डिलीवरी और डिलीवरी के बाद भी उसके अंदर बीपी बढ़ी हुई मिलेगी, नॉर्मल नहीं आती डिलीवरी के बाद में। जबकि PIH के अंदर जो बीपी होती है वो डिलीवरी के विथ इन 12 वीक नॉर्मल आ जाती है, 12 वीक के अंदर डिलीवरी के बाद नॉर्मल आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर जो बीपी है वो प्लेसेंटल कोज के कारण है, प्लेसेंटा के कारण है। तो डिलीवरी होने के साथ प्लेसेंटा भी डिलीवर हो जाएगा और जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर होगा तो मदर की बीपी भी नॉर्मल आ जाती है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे PIH। जो PIH होता है इसके दो टाइप होते हैं। PIH होता है इसके दो टाइप देखने को मिलते हैं। एक तो होता है क्रोनिक जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, STN का मतलब है हाइपरटेंशन, और एक होता है प्री इक्लाम्सिया। PIH के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, एक होता है प्री इक्लाम्सिया। अब सुपरफिशियली देखें तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? मदर के अंदर जो प्रोटीन यूरिया और साथ में साइन होंगे एंड ऑर्गन डैमेज के, साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, इसके अंदर दोनों अब्सेंट होंगे। लेकिन प्री इक्लाम्सिया के अंदर प्रोटीन यूरिया और साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज ये दोनों प्रेजेंट होंगे। आगे बात करेंगे हम प्रोटीन यूरिया की और साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज की। अभी इतना समझ लो कि PIH के दो टाइप होते हैं, एक तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, एक होता है प्री इक्लाम्सिया। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे मदर के अंदर? उसके अंदर प्रोटीन यूरिया और साथ में साइन होंगे एंड ऑर्गन डैमेज के, ये दोनों एब्सेंट देखने को मिलेंगे। उस फीमेल के अंदर ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं प्री इक्लाम्सिया जो होगा उस फीमेल के अंदर प्रोटीन यूरिया और साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज के साइन होंगे, ये दोनों प्रेजेंट होंगे। ये इन दोनों की सुपरफिशियल के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोटीन यूरिया क्या होता है और क्या कौन से होते हैं साइन एंड ऑर्गन डैमेज के साइन। प्रोटीन यूरिया का मतलब है कि यूरिन के अंदर किसका एक्सक्रीशन हो? प्रोटीन और यूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा देखने को मिले, प्रोटीन का एक्सक्रीशन देखने को मिले यूरिन के अंदर, उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन यूरिया बोलते हैं उसको हम। अब देखो हम इसके लिए क्या करेंगे? प्रोटीन यूरिया को चेक करने के लिए हम यूरिन का सैंपल लेंगे। अब यूरिन का सैंपल तीन टाइप से लेते हैं। या तो हम फीमेल को बोलें कि आप 24 आवर का यूरिन, 24 घंटे तक का यूरिन आप एक बोतल के अंदर कलेक्ट कर लें और उसको हमारे पास में सैंपल के लिए लेके आए। या फिर जैसे ही वो मदर चेकअप के लिए आती है उसका एक यूरिन सैंपल लिया और उसके अंदर प्रोटीन यूरिया के लिए चेक किया। या फिर हम डिपस्टिक मेथड के द्वारा प्रोटीन यूरिया की पता करते हैं। अब देखो 24 आवर्स अगर यूरिन सैंपल लिया है अगर हमने और उसके अंदर अगर प्रोटीन का एक्सक्रीशन कितना मिले? मोर देन और इक्वल 300 mg मिले। अगर यूरिन 24 आवर्स यूरिन सैंपल लिया है हमने और उसके अंदर प्रोटीन का एक्सक्रीशन मोर देन और इक्वल 300 mg देखने को मिले, इसका मतलब प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट है, यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन का एक्सक्रीट आउट हो रहा है। वहीं अगर हमने रैंडम
यूरिन सैंपल लिया है और उसके अंदर प्रोटीन कितना देखने को मिले, मोर देन और इक्वल 30 mg पर डीएल देखने को मिले। 24 आवर्स यूरिन सैंपल के अंदर तो कितना देखने को मिले, मोर देन और इक्वल 300 mg देखने को मिले, उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट है। लेकिन अगर रैंडम यूरिन सैंपल लिया है तो उसके अंदर अगर अपने को मोर देन और इक्वल 30 mg पर डीएल प्रोटीन देखने को मिलता है यूरिन के अंदर, इसका मतलब प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट है। लेकिन अगर डिपस्टिक मेथड का यूज कर रहे हैं, उसके अंदर अपने को कितना मिले, मोर देन और इक्वल 1 ग्राम। 1 ग्राम के बाद में हमको 2 ग्राम भी मिल सकता है, 3 ग्राम भी मिल सकता है, 4 ग्राम भी मिल सकता है, यानी कि 1 ग्राम से अधिक देखने को मिलना चाहिए, मोर देन और इक्वल 1 ग्राम या फिर 1 ग्राम से अधिक। अगर बाय डिपस्टिक मेथड का यूज करने पे इतना प्रोटीन यूरिन के अंदर प्रेजेंट मिलता है तो इसका मतलब उस फीमेल को प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट है। अगर वह फीमेल, अब देखो, अगर हिस्ट्री मिलती है अपने को, एक ऐसी फीमेल है कि वो उसको हिस्ट्री है, किस किस की हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन की, और साथ में उस फीमेल के अंदर प्रोटीन यूरिया है। अगर ये हिस्ट्री मिल रही है अपने को कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके अंदर हाइपरटेंशन है, उसके साथ में उसको प्रोटीन यूरिया है, या फिर उसके अंदर साइन है एंड ऑर्गन डैमेज के, साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, तो इसका मतलब उस फीमेल के अंदर डायग्नोसिस क्या होगा, तो उसको हाइपरटेंशन है, प्री इक्लाम्सिया है, उसका डायग्नोसिस ये होगा। अगर प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिले, उसके साथ में हाइपरटेंशन के साथ में उस फीमेल को प्रोटीन यूरिया या फिर साइन देखने को मिले एंड ऑर्गन डैमेज के, तो उसका डायग्नोसिस क्या होगा, प्री इक्लाम्सिया होगा। ऐसी फीमेल के अंदर प्री इक्लाम्सिया है। अब देखो, प्रोटीन यूरिया के बारे में तो पढ़ लिया, अब साइन क्या, कौन से साइन होंगे एंड ऑर्गन डैमेज की, उनके बारे में देखते हैं। साइन जो होते हैं एंड ऑर्गन डैमेज के, वो होते हैं, इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, लीवर एंजाइम इंक्रीज देखने को मिलेंगे, लीवर के एंजाइम होंगे वो बढ़े हुए मिलेंगे, साथ में जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल होगा वो भी इंक्रीज होगा। नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो होता है वो होता है 0.5 से लेके 1.5 mg पर डीएल, तो इसके अंदर सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा प्लेटलेट्स के काउंट कम मिलेंगे, लेस देन 1 लाख से कम देखने को मिलेंगे। फीमेल के अंदर विजुअल सिम्टम देखने को मिलेंगे, यानी कि या तो उसको ब्लड विजन देखने को मिलेगा, यानी कि धुंधला, कुछ भी साफ नहीं दिखाई देगा, ये नहीं तो उसको डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, डबल विजन देखने को मिलेगा, हर चीज उसको डबल दिखेगी, ये नहीं तो उसके अंदर कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उस फीमेल के अंदर पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। ये तो सिम्टम है, साइन है एंड ऑर्गन डैमेज होने के, है ना। तो इसके अंदर अगर एक फीमेल हिस्ट्री देती है हाइपरटेंशन की और साथ में अगर उसके अंदर साइन देखने को मिले एंड ऑर्गन डैमेज के, तो डायग्नोसिस होगा प्री इक्लाम्सिया। तो डायग्नोसिस क्या होगा, प्री इक्लाम्सिया होगा। या तो हाइपरटेंशन के साथ में प्रोटीन यूरिया देखने को मिले, तब भी डायग्नोसिस क्या करेंगे, प्री इक्लाम्सिया होगा उसका डायग्नोसिस। ये नहीं तो या तो फीमेल के अंदर हाइपरटेंशन, उसके साथ में ये साइन देखने को मिले, इनमें से कोई भी साइन देखने को मिले साथ में, जिनको हम बोलते हैं साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, तब भी डायग्नोसिस प्री इक्लाम्सिया होगा। अब बात करें प्री इक्लाम्सिया के टाइप्स की। प्री इक्लाम्सिया के अंदर नॉर्मल बीपी कितनी होती है, 140, मोर देन और इक्वल 140/90 mm ऑफ Hg होती है ना। तो उसके 2 टाइप्स होते हैं प्री इक्लाम्सिया के कंडीशन के सीवियरिटी के हिसाब से, माइल्ड प्री इक्लाम्सिया और सीवियर प्री इक्लाम्सिया। माइल्ड प्री इक्लाम्सिया होता है, इसके अंदर जो बीपी होती है वो मोर देन और इक्वल 140/90 mm Hg देखने को मिलती है, लेकिन किससे कम देखने को मिलेगी, 160/110 mm Hg से कम मिलेगी। यानी कि
या तो 140/90 mm ऑफ HG देखने को मिले या फिर इससे अधिक देखने को मिले, लेकिन कितना 160/110 mm HG से कम देखने को मिले उसको बोलते हैं माइल्ड प्री इक्लाम्सिया। जबकि सीवियर प्री इक्लाम्सिया बोलेंगे अगर बीपी कितना हो मोर देन और इक्वल 160/110 mm HG देखने को मिले बीपी, उसको कहेंगे सीवियर प्री इक्लाम्सिया है। इसके अलावा जो माइल्ड प्री इक्लाम्सिया होगा उसके अंदर प्रोटीन यूरिया तो प्रेजेंट होगा, यूरिन के अंदर प्रोटीन तो देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जो साइन होंगे ये एंड ऑर्गन डैमेज के, ये माइल्ड प्री इक्लाम्सिया के अंदर एब्सेंट होते हैं, ये नहीं देखने को मिलते। ना तो लीवर एंजाइम एलिवेटेड देखने को मिलेगा, ना ही उसके अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ना ही उसके अंदर प्लेटलेट्स के काउंट कम मिलेंगे, ये साइन नहीं देखने को मिलता माइल्ड के अंदर। लेकिन सीवियर के अंदर प्रोटीन यूरिया भी प्रेजेंट होगा, साथ में ये सभी साइन भी प्रेजेंट होंगे, यानी कि उसके अंदर लीवर एंजाइम भी बढ़े हुए मिलेंगे, क्रिएटिनिन का लेवल भी राइज्ड मिलेगा। इसके अलावा उसके अंदर लो प्लेटलेट काउंट देखने को मिलेंगे, विजुअल सिम्टम देखने को मिलेगा, ये सभी सीवियर के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये हो गया टाइप्स ऑफ प्री इक्लाम्सिया। अब पीआईएच की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखें कि पीआईएच क्यों होता है, व्हाई पीआईएच अकर्स, या फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि पीआईएच कैसे कैसे होता है। तो जो पीआईएच होता है इसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया था कि पीआईएच किसके कारण होता है, प्लेसेंटा की प्रॉब्लम के कारण होता है। तो ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन प्लेसेंटा, एट कब देखने को मिलती है प्लेसेंटा के अंदर प्रॉब्लम, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर। तो पीआईएच कब देखने को मिलेगा, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर। तो ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन प्लेसेंटा एट 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा के अंदर 20 वीक पे प्रॉब्लम होने के कारण प्लेसेंटा को मदर के द्वारा ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ब्लड सप्लाई, किसके द्वारा, फ्रॉम मदर के द्वारा, किसके अंदर, प्लेसेंटा के अंदर, है ना। तो प्लेसेंटा अगर सही नहीं होगा तो सर्कुलेशन भी सही नहीं होगा, जो मैटरनल सर्कुलेशन और फिटल सर्कुलेशन होता है प्लेसेंटा के अंदर वो भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसके कारण क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो होगी प्लेसेंटा को वो मदरशिप जो प्लेसेंटा के अंदर वो कम हो जाएगी, डिक्रीज्ड हो जाएगी। अब जैसे ही ब्लड सप्लाई होगी तो उसको क्या बोलते हैं, इस्चीमिया बोलते हैं। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई को क्या बोलते हैं, इस्चीमिया। और ये इस्चीमिया किसके अंदर हो रहा है, प्लेसेंटा के अंदर हो रहा है। तो ये ब्लड सप्लाई कम होने के कारण किसको कॉज करेगी, प्लेसेंटल इस्चीमिया, यानी कि प्लेसेंटा के अंदर इस्चीमिया हो जाएगा। और जैसे ही प्लेसेंटा के अंदर इस्चीमिया हुआ तो ये इस्चीमिया लीड करेगा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करेगा। जैसे ही प्लेसेंटल इस्चीमिया हुआ, प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई कम हुई तो प्लेसेंटा रिलीज करेगा किसको, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करेगा। और ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं ये क्या कोज कराते हैं, तो ये मानो ब्लड वेसल्स है तो ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होंगे, ये लीकेज कोज कराते हैं। ऐसे ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज जो होते हैं उनके अंदर लीकेज कोज कराएंगे, जो ब्लड होगा प्लाज्मा होगा वो कैपिलरी से बाहर आने लग जाएगा, तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे। और ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करेंगे, तो ये जो मदर की ब्लड वेसल्स होंगे उसके अंदर लीकेज कराएंगे, लीकेज इन मैटरनल ब्लड कैपिलरीज। जैसे ही लीकेज होगा तो देखो ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर जो ये ब्लू कलर की डॉट्स हैं ये तो डिनोट कर रही है प्लाज्मा को, और जो रेड कलर की डॉट बनाई है मैंने ये है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देखो ये मैटरनल ब्लड कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स मानो इसके अंदर ये लीकेज हो गया, लीकेज हुआ तो दो चीज बाहर आएंगे, एक तो ये ब्लू कलर के हैं ये तो है प्लाज्मा, प्लाज्मा भी बाहर निकलेगा, और जो रेड कलर की डॉट बना रहा हूं ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हैं। अब देखो इस ब्लड से प्लाज्मा बाहर निकल गया तो ये ब्लड वेसल्स कैसी बची, इससे ये जो पूरा प्लाज्मा था जो ब्लू कलर की डॉट्स थी ये तो पूरा बाहर आ गया जिसको मैंने प्लाज्मा बोला है, और इसके अंदर क्या बचा, सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ही बची, क्योंकि जो प्लाज्मा है वो लीकेज हुआ तो बाहर आ गया। अब जैसे ही प्लाज्मा बाहर आएगा तो ये क्या होगा, ये कलेक्ट होगा कहां पे, अगर स्किन के नीचे कलेक्ट हुआ
तो हम उसको क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। तो ये कोज करेगा, एडिमा कोज करेगा। अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कलेक्ट हुआ फ्लूइड तो इसको बोलते हैं एसाइटिस, ये एसाइटिस कोज करेगा। और अगर प्लूरल कैविटी के अंदर वहां पर अगर कोई भी फ्लूइड कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, तो ये कोज करेगा प्लूरल इफ्यूजन। वहीं प्लाज्मा बाहर आया तो ये कोज करेगा। लेकिन अगर प्लाज्मा के अलावा जो ये पीछे क्या बची, आरबीसी बची ब्लड वेसल्स के अंदर, डब्ल्यूबीसी बची और प्लेटलेट्स बची, जो रेड कलर से डिनोट कर रखा है ये, और जो ब्लू कलर का डॉट है ये प्लाज्मा है, ये जो कि बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, अब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बचे, प्लाज्मा बाहर आ गया। तो ये जैसे ही अंदर रुकी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आर स्टॉप इनसाइड, अंदर रुकी तो ये क्या कोज करेंगी, प्लाज्मा बाहर आ गया तो ये ब्लड को गाढ़ा कर देंगी। जैसे ही अपने ब्लड के अंदर वाटर कम होता है तो वो क्या होता है, ब्लड होता है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है ना, ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण अपना थ्रस्ट सेंटर होता है वो एक्टिवेट होता है, जिसके कारण हम पानी पीते हैं। और तो जैसे प्लाज्मा बाहर आया, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स अकेली बची, ये क्या कोज करेंगी, ये जो ब्लड होगा उसको गाढ़ा कर देंगी। किसको क्या कोज करेंगी, हीमोकॉन्स्ट्रिक्शन कोज करेंगी। अब देखो जैसे ही ब्लड गाढ़ा हुआ तो वहां पे थ्रोम्बस बनने का फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, क्लॉट बनेगा ज्यादा, प्लाज्मा बाहर आ गया है ना, तो क्लॉट बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देता है चांसेस ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन की। अब जैसे ही देखो यहां पे क्लॉट जम गया, क्लॉट जमा तो ये आगे जाने वाला जो ब्लड होगा ऑर्गन को, चाहे लीवर हो है ना, तो ये क्या करेगा, उसकी ब्लड सप्लाई को कम कर देगा। और जैसे ही ब्लड सप्लाई कम हुई ऑर्गन को तो वो डैमेज होना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ने कारण या फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा तो वो क्या कोज करेगा, एंड ऑर्गन डैमेज कोज करेगा। यही मैंने बताया था, साइन बताए थे कि पीआईएच के अंदर क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है और साइन देखने को मिलता है, एंड ऑर्गन डैमेज। कौन से साइन, लीवर एंजाइम बढ़ते हैं, राइज्ड होते हैं, क्रेटिनिन का लेवल बढ़ता है, प्लेटलेट्स के काउंट कम हो जाते हैं, है ना, ये सभी मैंने साइन बताए थे। तो ये इसके कारण आते हैं। ये हो गया पूरी प्रोसेस कि किस कारण से पीआईएच क्यों होता है, व्हाई पीआईएच अकर्स। एक बार फिर से देख लो कि पीआईएच के अंदर क्यों होता है, प्लेसेंटल प्रॉब्लम के कारण होता है। कब होता है, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर। जब प्लेसेंटा के अंदर प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, मदर के द्वारा प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई रोक दी जाएगी, उसको कम मात्रा में ब्लड सप्लाई होगा। अब ब्लड की कम सप्लाई को हम टर्म में बोलते हैं इस्चेमिया। क्या बोलते हैं, इस्चेमिया, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। और यहाँ पे किसको हो रही है ब्लड सप्लाई कम, प्लेसेंटा को हो रही है, प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई कम हो रही है। और तो क्या कोज करेगा, प्लेसेंटल इस्चेमिया, यानी कि प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई कम होगी। प्लेसेंटल इस्चेमिया अगर होगा तो ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करेगा। और ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं ये क्या कराते हैं, ये ब्लड वेसल्स के अंदर लीकेज कोज कराते हैं, उसके अंदर लीक करेंगे, उसको कैपिलरीज होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे। और किसकी, मदर की, लीकेज इन मैटरनल ब्लड कैपिलरीज। अब देखो यहां पर ये ब्लड वेसल्स है, फिर कैपिलरी मान लो, इसके अंदर जो मैंने ये ब्लू डॉट बनाए हैं ये डिनोट कर रहा है प्लाज्मा है, इसको तो माना प्लाज्मा है। और जो रेड डॉट हैं ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये तीनों हैं। अब देखो जैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर लीकेज हुआ तो क्या होगा, ये प्लाज्मा होगा, ये बाहर आ जाएगा, ये प्लाज्मा बाहर आ जाएगा। और जैसे ही प्लाज्मा बाहर आएगा ब्लड वेसल से तो ये कलेक्ट होगा। ये तो है नहीं कि बॉडी से बाहर निकल जाएगा जैसे बाहर आया, नहीं, कलेक्ट होगा ये बॉडी के अंदर। अगर स्किन के नीचे कलेक्ट होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे कंप्रेस, उसको क्या बोलेंगे, एडिमा बोलते हैं। तो क्या कोज करेगा, एडिमा कोज करेगा। अगर ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कलेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं एसाइटिस बोलते हैं। और अगर ये प्लूरल कैविटी के अंदर कलेक्ट होता है तो ये इसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। तो ये प्लाज्मा बाहर आएगा तो 3 कोज कराएगा। क्या क्या कोज कराएगा, एडिमा देखने को मिलेगा, एसाइटिस देखने को मिलेगा, प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। ये सभी पीआईएच के अंदर देखने को मिलते हैं इसीलिए। और जैसे ही प्लाज्मा बाहर आ गया ब्लड वेसल से
तो अंदर बच गया आरबीसी डब्ल्यूबीसी। जैसे ही प्लाज्मा बाहर आ गया ब्लड वेसल से तो अंदर बच गया आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बच गई, जो रेड कलर की मैंने कर रखी। अब जैसे ही प्लाज्मा बाहर आ गया, है ना, अंदर सिर्फ डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स बची, तो ये ब्लड को क्या कर देंगी, कॉन्स्ट्रिक्शन कर देंगे उसके अंदर, है ना, उसको गाढ़ा कर देंगे ज्यादा ब्लड को। तो ये क्या कॉज करते हैं, हीमो कॉन्स्ट्रिक्शन। हीमो यानी कि ब्लड, कॉन्स्ट्रिक्शन यानी गाढ़ा। प्लाज्मा बाहर आ गया, वाटर बाहर आ गया, तो बचा पीछे अकेली सेल्स ही बची, जो कि क्या हो जाएगा, ब्लड को गाढ़ा कर देंगे। अब जैसे ही ब्लड गाढ़ा होगा तो वहां पे क्लॉट बनने का फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, क्लॉट का फॉर्मेशन होने के चांसेस रहेंगे। अब देखो तो ये क्या कॉज करेगा, इंक्रीज कर देता है चांसेस ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन गई। ये यहाँ पे क्लॉट बन गया। अब देखो ये क्लॉट बन गया, ये मान लो लीवर को ब्लड सप्लाई कर रहा था, अब लीवर के अंदर ब्लड सप्लाई रुक जाएगी क्लॉट बनने से। जैसे ही ऑर्गन को ब्लड सप्लाई रुकेगी उसके अंदर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और जो कि क्या बोलेंगे इसको अपन, एंड ऑर्गन डैमेज को कॉज करेगा थ्रोम्बस फॉर्मेशन। और जो कि पीआईएच के अंदर मैंने बताया कि प्रोटीन यूरिया साथ में साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिलते हैं, वो इसी कारण से देखने को मिलते हैं, थ्रोम्बस के फॉर्मेशन के कारण देखने को मिलते हैं। कौन से थे, लीवर एंजाइम एलिवेटेड देखने को मिलेंगे, बढ़ जाएंगे, क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, लो प्लेटलेट्स काउंट देखने को मिलते हैं, विजुअल सिम्टम देखने को मिलते हैं मदर के अंदर, या तो उसको धुंधला दिखाई देगा, ब्लर विजन देखने को मिलेगा, ये नहीं तो उसको डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, उस फीमेल को डबल विजन, हर चीज दो दिखेंगी, या फिर उसको कंप्लीट ब्लाइंडनेस होती है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, वो कंप्लेन करेगी कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो ये होगा, ये हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली कि क्यों होता है पीआईएच। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम इसके रिस्क फैक्टर के।